हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इरेशनल नंबर को देख लेते हैं कि वो होता क्या है। तो सर हम लोग अभी तक पढ़ रखे हैं क्या कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो नाइदर टर्मिनेटिंग हो नॉर रिपीटिंग हो, तो वो नंबर क्या बनता है, वो इरेशनल नंबर बनता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक नंबर है हमारे पास कि 7.21132215 इस तरह से ना वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में ना कोई ऑर्डर नहीं पता चल रहा है हमको। मतलब ये टर्मिनेट भी, एक तो पहले टर्मिनेट नहीं किया और ऊपर से कोई रिपीट भी नहीं कर रहा। तो अगर कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना कि जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। बेसिकली ये हम लोग जानते हैं उससे पहले, है ना। ये चीज तो हम लोग को पता है पहले से। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 हमको ये कहता है कि कोई भी नंबर है अगर वो रूट एम के फॉर्मेट में है, ओके, तो वो एक इरेशनल नंबर माना जाएगा। लेकिन एम का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि एम एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि रूट टू मेरा इरेशनल नंबर है। रूट टू क्या है, वो इरेशनल नंबर है। रूट थ्री इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट फोर का जब हम लोग बात करें तो एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमको इसको लिख सकते हैं ना, रूट फोर को 2 लिखा जा सकता है। उसी तरह से रूट 5। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे ये जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग को कहता है क्या कि क्यूब रूट एम का भी जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन एम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि क्यूब रूट अगर मुझे दिया हुआ है 2 तो एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट अगर मुझे दिया हुआ 5 तो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर क्यूब रूट मुझे दिया हुआ 8 तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू 2 होता है। तो इस तरीके से ना क्यूब रूट किसी भी नंबर का वो एक इरेशनल नंबर माना जाता है, लेकिन वहां पे m का जो वैल्यू है ना वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग का कहता है क्या कि पाई जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है, ओके, लेकिन उसका जो वैल्यू यूज करता है ना हम लोग 22/7 वो एक रेशनल नंबर है। तो ये चीज आपको जानना था। उसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है हम लोग के पास में, वो थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरम हम लोग के पास में, थ्योरम कहता है क्या हम लोगों का, तो ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है जो कि रिलेटेड है। हम लोग जो इरेशनल नंबर पढ़ रहे ना रियल नंबर्स के, उससे रिलेटेड। तो इसका हम लोग प्रूफ करने वाले हैं अभी। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो जब हम लोग प्रूफ का बात आएंगे ना, तो ये पहले तो ये चीज को समझ लो कि ये क्या कह रहा है। तो ये हमको ये कह रहा है ना कि अगर कोई नंबर है, तुम्हारे पास कोई प्राइम नंबर p है और एक नंबर है a क्या होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब मैं ये कहूँ, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास 64 एक नंबर है, ठीक है। तो मेरा एक नंबर है 64 और मैं एक नंबर को सेलेक्ट कर रहा हूं, सपोज 4, ठीक है। तो यहां क्या देख रहा है ना कि 4 जो है वो 64 को डिवाइड कर रहा, 4 64 को डिवाइड कर रहा है ना। तो कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 4 जो है, 4 जो है रूट 64 को भी डिवाइड करेगा। रूट 64 क्या होता है, रूट 64 आपका होता है 8। तो 4 जो है वो 8 को भी आसानी से डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। थ्योरम हमको ये कहता है कि अगर मेरा कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा ना तो उसके नंबर्स को भी, रूट को भी डिवाइड करेगा वो। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ओके। तो इस चीज को हम ना प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो ये कैसे प्रूफ होगा वो समझते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक नंबर एज्यूम कर लो, जो p है वो प्राइम नंबर है और a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट अस एज्यूम प्राइम नंबर p and a positive integer a, such that p divides a।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ना कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए को मैं लिख सकता हूं क्या कि वो उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मैंने ए को क्या किया कि P1 P2 P3 जो है वो इस तरह से लिख लिया उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। वेयर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेयर P1 P2 P3 Pn क्या है आर the prime factors of A। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर करने वाला। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर। स्क्वायर कर रहा है ना दोनों साइड में, P1 P2 P3 Pn लाइक इस तरीके से। तो अब मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, क्या लिख क्या सकता हूँ इसको, तो मैं इसको लिखूंगा कि ये P1 P2 P3 Pn का ये स्क्वायर हो गया। ओके, तो फर्दर इसको आप लिख सकते हो क्या, फर्दर आप इसको लिख सकते हो कि ये P1 का स्क्वायर हो गया, P2 का स्क्वायर हो गया, P3 का स्क्वायर हो गया, P4 का स्क्वायर हो गया, इसी तरीके से Pn का भी ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको याद समझना है क्या कि ये सारे जो है ना वो ए स्क्वायर के क्या है फैक्टर्स है। ये सारे ए स्क्वायर के फैक्टर्स है, मतलब ये सारे जो है ना P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, वो सारे जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब मैंने अज्यूम किया था कि P कोई प्राइम नंबर है और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने ये लिया था ना कि P मेरा डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो जब P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो ए स्क्वायर के फैक्टर्स तो यहां दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब है कि जो मेरा P है वो इन्हीं सब में से कोई एक है। ओके, तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि नाउ P divides a square, so P is one of the P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। ओके, that is P is one of the P1 P2 P3 Pn। ठीक है, P अगर जो है वो इन सभी में से, तो ये सब आया कहां से, ये सब तो इन्हीं में से आया ना। तो जो कि हम लोग कह सकते हैं कि P अगर इन सभी में से है तो P वन ऑफ द होना चाहिए P1 P2 P3 Pn में से। तो अगर इसमें से होगा तो देखो ये सारे जो है वो A के फैक्टर्स है ना, ये सारे जो है वो A के फैक्टर्स है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, सो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं क्लियरली P is one of the factor of A। So therefore P will divide A also। ओके, तो यहाँ ये आपका जो है प्रूव हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। एक फिर से एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है, और वो क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से है, और ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रूव दैट, ये चीज हमको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल है।
इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्या है ना कि कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन क्या करता है कि जो भी कुछ हमको प्रूफ करना है ना उसका कुछ अपोजिट मान लो और ये प्रूफ कर दो कि जो आपने माना है वो गलत है, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से आपका जो एज्यूम किया हुआ वो गलत है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हो तो वो सही है। तो ये कंट्राडिक्शन करता है। ओके, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि जब हम प्रूफ में आएंगे ना तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि रूट टू को एज्यूम कर लेंगे कि वो रेशनल है, कि इफ पॉसिबल लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ओके, और अगर रूट टू हमारा रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं पहले से ना कि किसी भी रेशनल नंबर को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं ऑल्सो लेट अस से दैट a by b is its simplest form। ओके, तो अगर रूट टू मेरा रेशनल है तो उसका a बाई बी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे कि रूट टू इज इक्वल्स टू a बाई बी, इतना तो लिख ही सकता हूं। और अब मैं करूंगा क्या कि दोनों साइड में स्क्वायर करना है। सर अगर यहाँ पे रूट टू के अलावा और भी जो नंबर्स है ना रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, तो उन सभी को प्रूफ करने के लिए कि सेम प्रोसेस है। तो एक अगर आप समझ सकते हो, एक अगर समझ लेते हो तो अगला क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो रूट टू को मैंने लिख लिया a बाई बी के फॉर्म में, और अब मैं ना दोनों साइड स्क्वायर करने वाला हूं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैं करूं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, लाइक इस तरीके से। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि देखो एक नंबर है ए स्क्वायर और इसके फैक्टर्स है 2, तो यहां कह सकते हैं कि जो 2 है वो ए को डिवाइड कर रहा ना। 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा। तो अभी जस्ट एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज लिख लेते हैं कि सिंस 2 डिवाइड ए स्क्वायर 2 विल डिवाइड ए ऑल्सो। ओके, जब मेरा 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये जो था वो फर्स्ट पार्ट था हम लोग के कैलकुलेशन का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ एज्यूम करना पड़ता है। क्या एज्यूम करना पड़ता है तो यहाँ पे समझना सारे क्वेश्चन का ना स्टेप सेम ही है अप्रोक्स। तो जो यहाँ दिख रहा है ना वो मुझे करना है। तो जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करो तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो सर यहाँ जो बचता है ना उसको हम कुछ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है, मुझे मेरा ए बच रहा है ए। तो ए को ना यहाँ पे हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ कांस्टेंट इनटू सी। अब ये कांस्टेंट क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, तो ये कांस्टेंट मुझे यहीं से पता चल रहा है। ये जो स्टेटमेंट आप लिखोगे ना वहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि हमको एलएचएस में क्या रखना है और आरएचएस में क्या रखना है। तो अब मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि a इज इक्वल्स टू 2c, ये मैंने क्या कि लेट कर लिया, ठीक है। अब फिर से दोनों साइड में स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर से दोनों साइड में स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा ये बताओ। ये तुम्हारा बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। और ये देखो ए स्क्वायर का क्या वैल्यू है, 2b स्क्वायर है क्या ए स्क्वायर का वैल्यू। तो पुट कर दे 1 में, तो हम लोग कहेंगे कि पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा
2b² इज इक्वल्स टू 4c²। तो 2 से यहाँ कट रहा है मेरा 2 टाइम्स में, तो बचेगा क्या बी फाइनली ये बताओ। बचेगा b² इज इक्वल्स टू 2c²। देखो उसी तरीके से आ गया क्या। अब 2 जो है वो b² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगेन अगर 2b² को डिवाइड कर रहा तो 2b को भी डिवाइड करेगा। हम लोग यहां कहेंगे कि सिंस 2 डिवाइड्स b², 2 will divide b also। ओके 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। और अब मुझे ये देख करके बताओ, सो हम लोग कह सकते हैं कि क्या 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है सर कि जो a/b मैंने लिखा ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है ना, 2a और b दोनों का फैक्टर है। सो हम लोग कह सकते हैं नाउ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ both a and b, therefore that is a/b is not in simplest form। whole contradiction arises by assuming √2 as a rational number। So √2 is a irrational number। तो एक बार आप इसको देखो, समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो फिर से देखो। तो इसी टाइप का ना हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ना डिजिट को चेंज कर देंगे, लाइक √3 को करने बोलेंगे, √5 को करने बोलेंगे, इनफैक्ट √p को भी करने बोलेंगे। तो सारा जो है ना सेम तरीके से हो सकता है। आप मुझे करके बताओगे कि आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ओके तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ से दूंगा तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो क्वेश्चन का एक लेक्चर बना दूंगा और आपके कन्वीनियंट के लिए वो आप उसको देखो और समझ सको। ओके तो यहाँ पे मैं इन क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप करके आओगे और देख के बताना कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टिपिकल है, मैं उसका एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। ओके तो होप सो कि आपको रियल नंबर समझ में आया हो। तो हर एक चैप्टर का ना मैं क्वालिटी क्वेश्चन फिल्टर करके आपके सामने कुछ इसी तरह से सॉल्व करूंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ ये चलो ये इंपॉर्टेंट है, और उससे कंसर्निंग क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू करो, रेस्ट डिपेंड अपॉन योर चॉइस। यू आर द it's your time, okay, whatever the time are left for your boards, it's your time, so it's your choice कि आपको ये कंटिन्यू करना है कि नहीं, लेकिन मेरे अनुसार से आपको करना चाहिए। और मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना आपके पूरे डे का, कुछ ही टाइम में मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, जिससे आपको बोर्ड्स में हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।